मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपनी मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो दामाद जी ने मेरा स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद जी अचानक से मेरे कमरे में आ गए और मेरे बगल में आकर लेट गए। उन्होंने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई सी रहने लगी है और अब वो पुरानी भी लगने लगी है। मुझे पता है अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। और इतना कहकर दामाद जी ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक उन्होंने मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सपना है और आज मैं आपको अपनी और अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के कामों की वजह से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मुझे उसका फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में मदद के लिए आपकी बहुत जरूरत है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकती हो? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा मेरे दामाद जी खुश हो रहे थे। मेरे वहां पहुंचते ही मेरा स्वागत सत्कार शुरू हो गया। दामाद जी मेरी बहुत खातिरदारी कर रहे थे, पर वे मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद जी अचानक ही बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया और उसके बाद दामाद जी ने भी मुझे गले लगाया। पर इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह गले नहीं लगाया था। जब दामाद जी ने मुझे गले लगाया तो मुझे बेहद शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी अनीता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दिया था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मेरी बेटी मुझसे बोली, माँ, आज मैं आपके हाथों की बनी हुई अपनी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती हूँ। मैं तुरंत ही फ्रेश हुई और उसके बाद सब्जी बनाने उसके किचन में चली गई। उस रात बेटी और दामाद बड़े ही चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही अनीता बोली, माँ, आज आपके हाथों की सब्जी खाकर मजा ही आ गया। उसके कहने पर दामाद जी ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया है। दामाद जी ने मेरी इतनी तारीफ की तो अनीता ने उनकी तरफ गुस्से से देखना शुरू कर दिया और बोली, नितिन, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें पेट भर के खाना नहीं खिलाती? उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, अनीता, इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत बनाया करो बेटा। दामाद जी तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे थे। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहती हूँ, तुम ही तो उनका ख्याल रखती हो ना। और इतना कहकर मैं वापस किचन में आ गई। अनीता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई और मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। इतने में दामाद जी वहां आ गए और बोले, माँ, आप अभी भी काम में ही लगी हैं। लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। दामाद जी अनीता पर गुस्सा करते हुए बोले, अनीता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ इतने दिनों बाद घर आई हैं और फिर भी वह पहले दिन ही सारा काम माँ के ऊपर छोड़कर कमरे में चली गई। मैं भी दामाद जी की बातों से सहमत थी, पर फिर भी मैं काम में लगी रही। मैंने डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन उठाए और उनके किचन की सिंक में रखने चली गई। तभी वहां दामाद जी भी आ गए और अचानक से उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोले, सासू माँ, आपके हाथों में सच में कोई जादू है। आपके हाथों का खाना खा के मेरा दिल खुश हो गया। सासू माँ, आप तो समझती ही हैं ना कि ना तो मेरा कोई साला है और ना ही कोई साली है और ना ही कोई बहनोई है। मेरे ससुराल में तो सिर्फ आप ही हैं जो हैं, तो मैं आपसे ही हर तरह का मजाक कर लेता हूँ। ये सारे रिश्ते भी आपको ही निभाने हैं और अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी देखभाल करनी है। मैं आपको यहां से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद जी का प्यार तो समझ आ रहा था,
पर इस प्यार के पीछे का क्या मकसद था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीते गए। मुझे अपनी बेटी के घर आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर कुछ ही दिनों में मैं समझ चुकी थी कि उन पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मुझे रोज रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ थी, और यह बात मुझे साफ समझ आ रही थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी मैंने कभी भी उन दोनों को एक साथ बैठे या आपस में हंसी मजाक करते नहीं देखा था। एक दिन शाम को अनीता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देखकर मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। मैंने उसके हाथों से कॉफी का कप पकड़ाया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में लगी हुई थी। मैंने उसके हाथों से मोबाइल छीना और पूछा, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद बस यही है कि मैं तुझे मोबाइल चलाते हुए देखूं और तेरे पास मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट का भी टाइम ना हो? जब तुझे मुझसे कोई बात ही नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? अरे कम से कम अपनी माँ से 2 प्यार भरे शब्द तो बोल लिया कर। इतनी बातें सुनने के बाद उसका ध्यान मेरी तरफ हुआ और बोली, माँ, आपको इतनी जरूरी कौन सी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, तू खुद को जितना कूल समझती है, क्या तेरे घर का माहौल भी उतना ही कूल है? क्या तुम दोनों पति पत्नी के बीच सब कूल चल रहा है? मेरी बातों से अनीता के चेहरे पे एक सवालिया निशान उभर आया और वो बोली, माँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपको जो बोलना है वो सीधे सीधे बोलो ना, बात को इतना घुमाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, बेटा, मैं जब से यहाँ आई हूं मैंने कभी तुम दोनों को साथ बैठे या हंसी मजाक करते नहीं देखा। पिछले 3 दिनों से मुझे तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आती हैं। बेटा, अभी तो तुम दोनों को बच्चा भी करना है। अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो जिंदगी भर साथ कैसे रहोगे? मेरी बात का जवाब देते हुए वो बोली कि माँ, ये सब बातें मुझसे कहने के बजाय नितिन से कहो, क्योंकि झगड़ा वहीं शुरू करते हैं। आपने उस दिन भी देखा था ना कि कैसे वह डाइनिंग टेबल पर मुझे कुछ भी बोले जा रहे थे कि मैं उनको खाना नहीं देती। माँ, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में बहुत थक जाती हूँ और उसके बाद ट्रैफिक में भी घंटों फंसी रहती हूँ, तब जाके घर आ पाती हूँ। कभी कभी तो मैं इतना थक जाती थी कि रोटियां बनाते बनाते भी मेरी आंख लग जाती थी। अब 3 दिन से तुम घर आ गई तो अब मुझे थोड़ी राहत मिली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी यही शिकायत रहती है कि मैं उसे टाइम नहीं देती। और वैसे भी आपको यहाँ बुलाने का आइडिया उसी का था। उसने ही कहा था कि मम्मी जी को यहाँ बुला लो, तुम्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी और उनका भी मन लगा रहेगा। तुम आ गई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हुई हैं, नहीं तो उस पर भी लड़ाइयाँ होती थी। तुम्हारे आने से पहले वो बोल रहा था कि जब मेरी सासू माँ आ जाएंगी तब मैं उनसे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा लूंगा। अनीता की सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसीलिए नितिन को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी और इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लिया होगा। अनीता की सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि ये सब तो सामान्य झगड़े हैं जो ये दोनों खुद ही सुलझा लेंगे। इसीलिए मैंने अनीता को और कुछ नहीं कहा और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मुझे दामाद जी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उस दिन दामाद जी भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप भी जल्दी आ गए? चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर किसी अच्छी जगह डिनर कर लो, घर मैं संभाल लूंगी। मैंने सोचा था कि बाहर जाके एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो शायद इनके बीच के झगड़े कुछ कम होंगे, लेकिन दामाद जी ने कहा, सासू माँ, होटल जाने की जरूरत नहीं है,
आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है। उसने एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया है। नितिन की बात सुनकर मैंने कहा, अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी जाओ। मेरी बात सुनकर दामाद जी बोले, माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे पूरे परिवार को बुलाया है और हमारे परिवार में आप भी आती हैं, तो आप भी हमारे साथ ही चलेंगी। अनीता भी जिद करने लगी कि माँ, तुम घर पर अकेली बैठ के क्या करोगी? हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी जब से आप आई हो तब से मैं आपको कहीं भी घुमाने नहीं ले गई। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर साड़ियाँ जरूर रखती हूँ, और इस बार भी मैंने ब्लैक रंग की नेट वाली साड़ी रखी थी। मैं वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो दामाद जी मुझे लगातार देखने लगे। वो ऊपर से लेकर नीचे तक मुझ पर नजर फेर रहे थे और फिर बोले, आज तो मुझे आपको सासू माँ कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से अनीता की माँ नहीं लग रही हो। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। दामाद जी की बातों पर मैं मुस्कुराते हुए गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद जी लगातार मेरी तारीफ किए जा रहे थे, पर अनीता उन बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही हम पार्टी में पहुंचे और दामाद जी के दोस्त विवेक हमारे पास आ गए और उन्होंने मुझे देखकर नितिन कहा, यार नितिन, तुम्हारी साली साहिबा तो बहुत ही सुंदर हैं। इस पर नितिन कुछ बोलते उससे पहले ही अनीता बोली, विवेक, यह नितिन की साली नहीं है, मेरी माँ है। हमारे रिश्ते को सुनकर विवेक चौंक गया और मुझसे बोला, आपकी खूबसूरती और जवानी देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी की सास हो सकती हो। विवेक के जाते ही दामाद जी फिर से मेरी तारीफ की पुल बांधने लगे और बोले, सच में माँ, आज आप अनीता से भी लाख गुना ज्यादा सुंदर लग रही हो। पत्नी हो तो ऐसी हो। और इतना कहकर वो हंसने लगे, लेकिन उनके इस मजाक पर अनीता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी और अब मुझे दामाद जी की नजरों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम सब घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही अनीता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतरते ही अनीता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपनी उम्र का लिहाज रखा करो। और इतना कहकर वो पैर पटकती हुई अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया और अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाने लग गई। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद जी थे। हमारी नजर मिलते ही दामाद जी ने पूछा, सासू माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, फिर आप क्यों अनुमति ले रहे हैं? और इतना कहकर हम दोनों हंसने लगे। दामाद जी कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, सासू माँ, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। मैं इतनी जल्दी किसी की भी तारीफ नहीं करता, पर आज आप अनीता की छोटी बहन लग रही थी। कभी कभी तो मन करता है कि आपको नाम से बुलाऊं। और बाहर कुछ समय पहले अनीता ने आपको जो कुछ भी कहा वह सब भी मैंने सुना था। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और ना ही उसकी बातों में आकर अपना रहन सहन बदलिए। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद जी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 42 साल की किसी महिला की तुलना 21 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर है वो महिला खुश ही होगी। दामाद जी की तारीफों के बाद मैं शर्मा गई थी, पर उस दिन के बाद दामाद जी की हदें और भी बढ़ने लगी थी।
कुछ दिनों बाद मुझे फिर से उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगीं। मैं अपने कमरे से बाहर आकर सब कुछ सुन रही थी। तभी दामाद जी कमरे से बाहर आते दिखे। उनको बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाली ही थी, तभी नितिन मेरे कमरे में आ गया। वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक ग्लास पानी दिया और पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, आप में और आपकी बेटी में कितना फर्क है? शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसे कैसे खुश रखना चाहिए, ये सब तो अनीता को आता ही नहीं है। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं तो वो मुझे दूर कर देती है और कहती है कि मैं थक गई हूं। आप खुद को देखो कि आप कितनी सुंदर और जवान लगती हो, और अनीता को देखो, वो तो अभी से बूढ़ी लगने लगी है। मैं शांत होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी और उनकी बातें खत्म होते ही मैंने उसे समझाते हुए कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत करो। अनीता ऑफिस के काम से थक जाती है, इसीलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। आप दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भागदौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं दामाद जी से बात ही कर रही थी कि तभी अचानक से मैंने अपना हाथ उनके पैर पर रख दिया और उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बात हटाते हुए बोले, आप सच में बहुत सुंदर हो। आपको देखने के बाद तो अनीता को देखने का मन ही नहीं करता है। कहाँ आपके चेहरे का नूर और कहाँ अनीता की झुर्रियां। मैंने दामाद जी से कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप जिस लड़की के बारे में बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है। दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, बस जो सच है वही बता रहा हूं। अब अनीता बूढ़ी दिखने लगी है, तो क्या करूं? आपके सामने वो सच में फीकी लगती है। और ये सब बोलते बोलते नितिन की निगाहें मुझ पर टिकने लगी थीं। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो अगर अनीता यहां आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने जैसे तैसे दामाद जी को अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वो रात भर यही बैठे रहते। खैर, जो भी हो, नितिन ने मेरी जो तारीफ की थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। अगले दिन जब दामाद जी ऑफिस से घर वापस आए तो उन्होंने कहा, सासू माँ, कल से मेरे लिए 2-2 टिफिन पैक करना, और वो भी पूरा भर कर, क्योंकि अब मेरे दोस्त भी मेरे टिफिन से खाना खाने लगे हैं। और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरे खाने तारीफ की। सबको लग रहा था कि मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि ये जादू मेरी पत्नी के हाथों का नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों का है। कल मेरे बॉस ने भी आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है और मेरे सारे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद जी मेरी तारीफें करते ही जा रहे थे और अनीता वहीं बैठी सब सुन रही थी। बातें करते करते नितिन अपने कमरे में चले गए और मैं भी किचन में आ गई। मेरे पीछे पीछे अनीता भी किचन में आ गई और बोली, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तो तुम नौकरी करती हो और ना ही पापा इस दुनिया में हैं, तो फिर तुम्हें इतना बन ठन के रहने की क्या जरूरत है? कल अगर तुम नितिन के साथ ऑफिस जा रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मेरी बेटी अब मुझ पे हुक्म चलाने लगी थी और उस समय मुझे अनीता की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, अनीता,
उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ हूं, और मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से बन ठन के रहने की आदत है, और मैं अपनी ये आदत किसी के कहने से नहीं बदल लूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, और अगर कुछ बदलना ही है तो तुम खुद को बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो या किसी और की। इतना कहकर मैं किचन में आ गई और अपना काम करने लगी। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फोन आया, तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद शाम को मैं और नितिन साथ ही घर लौटे, और हम दोनों को साथ देखकर अनीता और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। पर अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पा रही थी, तो मैं उससे क्या ही उम्मीद करती। लेकिन दामाद जी मुझसे और भी अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद जी ने मुझसे कहा, सासू माँ, जल्दी से घर के सारी काम निपटा लीजिए, क्योंकि आज भी आपको ऑफिस आना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई, पर जैसे ही नितिन ऑफिस के लिए निकले, वैसे ही अनीता ने मुझे घेर लिया और बोली, माँ, तुम रोज रोज उनके ऑफिस जाती हो और शाम को तुम दोनों हंसते खेलते लौटते हो। क्या अब भी तुम दोनों में सास और दामाद का रिश्ता कायम है, या रात में सारी सीमाएं पार हो गई हैं? मैंने गुस्से में अनीता को थप्पड़ मार दिया, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, और वो फिर से बोली, और मार लो माँ, पर एक बार ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही हो तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना अनीता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। नितिन मुझे लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन मैं अब उनका फोन नहीं उठाया चाहती थी। कुछ घंटों बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। मैं जैसे ही घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि दामाद जी बाहर गाड़ी पार्क कर रहे थे। मुझे अचानक जाते देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही नितिन ने मेरा पूरा बैग खाली कर दिया और बोले, यह सब क्या हो रहा है, और आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हो? मैंने उन्हें अनीता की कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, और वैसे भी मुझे यहाँ आए काफी दिन हो चुके हैं। बेटी के घर में इतने दिन रहना ठीक नहीं होता है। और इतना कहकर मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद जी ने मेरे दोनों कंधों पर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे मालूम है जरूर अनीता ने आपसे कुछ कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो मूर्ख है। उसको खुद को संभालना तक तो आता नहीं है। और सच तो ये है कि अब वो आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। नितिन मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे और मेरे आंसू पोंछकर बोले, आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उस दिन उनकी बातों में अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से जब अनीता सो जाती थी तो नितिन मेरे कमरे में चले आते थे, और उनका आना मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। और अब नितिन सिर्फ मेरे दामाद नहीं रहे। नितिन 4-5 दिन से मेरे कमरे में आ रहे थे,
पर कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर अनीता को यह सब पता चल गया तो। इसीलिए मैंने नितिन से कहा, तुम रोज रात को अनीता से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम्हें पक्का पता होता है कि वो गहरी नींद में है या नहीं? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण अनीता मेरे कमरे में आ गई और उसने हमें देख लिया तो क्या होगा? नितिन ने कहा, सासू माँ, हमें किसी न किसी दिन इस परिस्थिति का सामना करना ही होगा। जो सुख मेरी पत्नी को मुझे देना चाहिए था, वो सुख आप मुझे दे रही हो, तो इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। मैं जब जब उसके करीब जाने की कोशिश करता था, वो मुझसे दूर हो जाती थी। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरी पत्नी मुझे थोड़ा सा सुख दे? और आप चिंता मत करिए, बस अनीता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से अनीता कमरे में आ गई। हम दोनों को देखकर अनीता बोली, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। नितिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर यहाँ आते हो? मैं तो बस तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, और अब तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली हैं और अपनी आंखों से तुम दोनों को इस हालत में भी देख लिया है। अनीता बोल ही रही थी कि तभी नितिन का फोन बजा और वो मेरा हाथ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वो मुझे समझा रहा था, तब उसने मेरा हाथ पकड़ रहा था, और कुछ ही मिनटों में एक तीसरे इंसान के आते ही मेरा हाथ छोड़कर चला गया। वो तीसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि नितिन का बॉस उदय था। उसे आधी रात को घर में देखकर अनीता चौंक गई और बोली, इस समय आप यहाँ कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर अनीता को देख रहे थे। तो अनीता बोली कि आप यहाँ क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे एक गवाह और मिल गया है। और इतना कहकर वो मेरे और दामाद जी के बारे में बकवास करने लगी। तभी नितिन के बॉस बोले, अनीता, तुम्हें पता भी है कि तुम अपनी माँ और नितिन को लेकर कितनी भयानक बात कर रही हो? ये सब सुन के अनीता और भी बकवास करने लगी। तब तक नितिन उस पर चिल्लाया और बोला, मैं अभी तक सब सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर अब क्योंकि तुम मेरे बॉस के सामने भी बकवास करने लगी हो, तो शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं नितिन को शांत रहने के लिए बोल रही थी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और बोला, माँ, अब और कितने दिन आप यह सब बातें छुपा के रखोगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। जीना है तो खुल के जियो। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। नितिन ने अनीता से कहा, अनीता, मैं कुछ दिनों से इस कमरे में आ रहा हूं, यह सच है, लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था, इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं यहां इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। तुम्हारी माँ के साथ मैं नहीं, बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम विवेक की बर्थडे पार्टी में गए थे, उस रात मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते देखा था, और उसी रात बॉस ने तुम्हारी माँ का फोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को कॉल कर रहे थे, पर माँ ने एक बार भी नहीं उठाया। जब मैंने माँ के फोन में बॉस की कॉल देखी, तो अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछ लिया। तभी मुझे एक सच्चाई का पता लगा कि तुम्हारी माँ और मेरे बॉस एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और इतना ही नहीं, इन दोनों का प्रेम संबंध भी था। लेकिन घर वालों के दबाव के कारण दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। पर इनकी किस्मत में साथ रहना लिखा था, इसीलिए किस्मत ने 30 साल बाद इन दोनों को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे इस रिश्ते का पता चला। तब से मैं किसी न किसी बहाने से सासू माँ को ऑफिस ले जाता था, ताकि ये दोनों
एक दूसरे से मिल सकें। धीरे धीरे तुम्हारी माँ ने खुश रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपना पुराना रिश्ता फिर से जीने लगी थी। लेकिन तुमने इसे गलत समझा और अपनी माँ पर गलत गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों की वजह से माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े को घर पर ही मिलाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी माँ को पता था कि तुम इस उम्र के उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसीलिए वो तुम्हें कभी कुछ नहीं बता पाई। पर मुझे लगता है कि उनको अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही करना चाहिए। ये सब सुनकर अनीता रोने लगी और बोली, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पति और अपनी माँ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तुम दामाद होकर इन दोनों को मिलाने के लिए इतने प्रयास कर रहे थे, और मैं बेटी होकर भी अपनी माँ को दुख पहुंचा रही थी। तुम मेरी माँ को जीने का एक मौका दे रहे थे, और मैं कितनी बुरी इंसान हूं नितिन। और ये कहकर अनीता रोने लगी। मैं आगे बढ़ी और बोली, मुझे भी माफ कर दे बेटी। मुझे इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था। सुबह होते ही मैं और उदय यहाँ से चले जाएंगे और आप लोगों से कभी नहीं मिलेंगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर अनीता बोली, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे अकेलेपन को कभी समझ ही नहीं पाई, और अब वो समय बीत गया है। अगर आप मेरा साथ दे सकती हो तो मैं आपकी खुशी में शामिल क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारे समय में नाना नानी ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी, लेकिन मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और उदय सर को आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उदय सर, आप मुझे पिता के रूप में स्वीकार हैं। बेटी की सहमति को सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उदय भी मेरी तरह अपने जीवन में अकेले थे। अगले कुछ ही दिनों में हमने शादी कर ली, और शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी बेटी ने अपनी माँ की विदाई की होगी। जाते जाते मैंने अनीता को भी समझाया कि बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसलिए पैसे को छोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी पर भी ध्यान दो। कर्तव्यों से भागकर ना तो जीवन होता है और ना ही खुशियां मिलती हैं। दामाद जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अब समय आ गया कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियां समझो। अनीता ने मुझसे वादा किया कि आगे से वह अपने घर की जिम्मेदारियां को पीछे नहीं छोड़ेगी। मेरी विदाई होते ही अनीता ने 20 दिनों की छुट्टी ली और दोनों हनीमून पर गए, और इसी तरह हम सब खुशी खुशी रहने लगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का